हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू टुडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिटेल में डिस्कस करेंगे। एज यू नो, हमारी अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है एंड तब से लेकर अभी तक जितने भी मेजर एंड माइनर इवेंट्स हुए हैं, द जियोलॉजिकल एंड बायोलॉजिकल इवेंट्स, वो सब हमारी अर्थ की हिस्ट्री बनाते हैं। एंड अर्थ की हिस्ट्री को समझने के लिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल बहुत यूजफुल होती है। नाउ, अगर हम अर्थ की हिस्ट्री की बात करें तो आप ये भी कह सकते हो कि हिस्टोरिकल इवेंट्स है तो हम उनको क्रोनोलॉजिकल मैनर में पढ़ लें। बट अर्थ की हिस्ट्री इतनी वास्ट है कि अगर हम ईयर बाय ईयर उसको क्रोनोलॉजिकल मैनर में स्टडी करेंगे तो हमारे लिए बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा। एंड उसी चीज को समझने के लिए मैं यहाँ पे पहले आपके साथ अर्थ की हिस्ट्री के कुछ मेजर और माइनर इवेंट्स को डिस्कस करूंगी। नाउ, मैंने जो ये इवेंट्स कंसोलिडेट किए हैं आपके लिए, वो मैंने अलग अलग सोर्सेस से लिए हैं, किसी मैगजीन, रिसर्च पेपर या रिव्यू पेपर से। एंड हर जगह मैंने ये देखा कि कुछ ना कुछ डिस्प्यूट या डिबेट है रिगार्डिंग कौन सा इवेंट कब हुआ है। कुछ इवेंट्स ऐसे भी हैं जिसको लेकर के अभी पूरी तरीके से लोग श्योर नहीं है, अभी भी रिसर्च चल रही है, अभी भी कार्बन डेटिंग चल रही है। एंड स्टिल अभी भी जो फॉसिल्स रिकवर हो रहे हैं उससे श्योरिटी के साथ नहीं किया कहा जा सकता कि हाँ ये इवेंट तभी हुआ होगा। सो बहुत सारे इवेंट्स ऐसे हुए हैं अर्थ हिस्ट्री में जो अभी भी डिबेटेबल हैं एंड जिसपे अभी भी रिसर्च वर्क चल रहा है। एंड डिफरेंट सोर्सेस से जब आप स्टडी करोगे तो ऐसा आप देखोगे कि कहीं पे किसी इवेंट को बोला गया है कि ये 400 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। कभी कोई कहता है कि नहीं ये तो 450 मिलियन ईयर्स अगो हुआ था। तो इस तरीके से आप जब अलग अलग सोर्सेस से अर्थ इवेंट्स को स्टडी करोगे, यू विल फाइंड कि कुछ ना कुछ टाइम को लेकर के प्लस माइनस चलता रहता है। सो मैंने जो यहाँ पे आपके लिए अर्थ इवेंट्स मेंशन किए हैं, हो सकता है आप जब किसी और टेक्स्ट बुक या आप रिसोर्स को रेफर करो तो ईयर्स में थोड़ा सा चेंज आए, इवेंट्स के सीरीज में भी थोड़ा सा चेंज आ सकता है। मेरे से जितना बेस्ट हो सका मैंने उतना उसको कंसोलिडेट करने की कोशिश करी। सो बिगिनिंग विद द फॉर्मेशन ऑफ अर्थ, जो कि हुआ था 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, हमारी अर्थ फॉर्म हुई थी। देन 4.29 बिलियन ईयर्स अगो ऐसा माना जाता है कि लाइफ का ओरिजिन हुआ होगा अर्थ के ऊपर। एंड फिर वहां से लाइफ ने फ्लरिश करना स्टार्ट किया, या आप कह सकते हो अर्थ को इनहेबिट करना स्टार्ट किया। तो वो सारे चीजें 4.29 बिलियन ईयर्स अगो के आसपास स्टार्ट हुई होंगी ना। जब लाइफ ओरिजिन हुआ लाइफ का, उसके बाद हम सब जानते हैं कि डाइवर्सिफिकेशन हुआ है लाइफ का, क्योंकि आज हम जो डाइवर्सिटी देखते हैं, इतनी सारी स्पीशीज और जीनस हमारे पास हैं, तो ऑब्वियसली जब एवोल्यूशन हो रहा था तो लाइफ में डाइवर्सिटी होती गई। नाउ लाइफ डाइवर्स हुई, बट 3.9 बिलियन ईयर्स अगो हमारा लास्ट कॉमन एंसेस्टर आया, द ल्यूका। लास्ट कॉमन एंसेस्टर क्या होता है? इसके बाद, लास्ट कॉमन एंसेस्टर के बाद देयर वर मेजर डाइवर्सिफिकेशन इवेंट्स, और आपके अलग अलग लीनिएजेस चल पड़े। इधर साइड में इधर इनवर्टिब्रेट चल रहा है, या पहले तो आर्के आए थे, यू बैक्टीरिया आए थे, आर्के बैक्टीरिया आए थे, तो उनमें ब्रांचिंग हुई। फिर आर्के बैक्टीरिया में से भी फर्दर यूकेरिया के लिए ब्रांचिंग हुई है। जो 3 डोमेन क्लासिफिकेशन आप जब पढ़ते हो, आप देखते हो उनका जो लीनिएजेस बनाए जाते हैं, हम जो ब्रांच डायग्राम बनाते हैं, सो किस तरीके से डाइवर्सिफिकेशन हुआ है। तो लूका हम सबका लास्ट कॉमन एंसेस्टर था, चाहे प्लांट हो, एनिमल्स हो, बर्ड्स हो, फिशेस हो, इनवर्टिब्रेट्स हो, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हो, फंजाई हो, सबका जो लास्ट कॉमन एंसेस्टर था, कहा जाता है कि 3.9 बिलियन ईयर्स अगो वो एग्जिस्ट करता था। एंड उसके बाद फिर आपके अलग अलग लीनिएजेस में लाइफ डाइवर्सिफाई हो गई। 2.5 टू 2.2 बिलियन ईयर्स अगो पहले कहा जाता है द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट हुआ था। ना ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट में क्या हुआ था कि ऐसा कहा जाता है कि साइनोबैक्टीरिया लाइक ऑर्गेनिजम्स आके अर्थ को इनहेबिट करने लगे थे, उनका इमर्जेंस हुआ था या एवोल्यूशन हुआ था। एंड बिकॉज वो ऑक्सीजनिक फोटोसिंथेसिस करते थे, तो अब एटमॉस्फेयर में एक
प्रोडक्ट बिल्डअप होने लगा और वो था ऑक्सीजन का बिल्डअप। इससे पहले जो अर्थ का एनवायरनमेंट था वो ऑक्सीडेटिव एनवायरनमेंट नहीं था, वो रिड्यूसिंग एनवायरनमेंट था, बिकॉज एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन था ही नहीं अर्थ के। बट आफ्टर द ग्रेट ऑक्सीडेशन इवेंट ऑक्सीजन का बिल्डअप स्टार्ट हो गया। देन 2.1 बिलियन ईयर्स अगो कहा जाता है कि मल्टी सेलुलर लाइफ का इमर्जेंस हुआ था, यानी इससे पहले यूनिसेलुलर लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट करते थे। 2.1 बिलियन ईयर्स अगो you had multicellular life which emerged. So 2 billion years ago eukaryotic cells emerged, and जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनका ओरिजिन कैसे हुआ था, अगर आपने एंडोसिम्बायोटिक थ्योरी पढ़ी होगी तो आपको पता होगा कि जब एक सेल ने दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल, क्योंकि यूकैरियोटिक सेल से पहले प्रोकैरियोटिक सेल ही एग्जिस्ट करते थे, तो जब एक सेल ने दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल को अपने अंदर इनगल्फ कर लिया था तो उससे यूकैरियोटिक सेल्स का ओरिजिन हुआ था। यूकैरियोटिक सेल्स का आपको पता होगा वो ऐसे सेल्स होते हैं जिनके अंदर सेल ऑर्गेनल्स होते हैं, एंड ये जो सेल ऑर्गेनल्स होते हैं जैसे माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट, कहा जाता है ये कुछ नहीं दूसरे प्रोकैरियोटिक सेल्स थे जो अब सिम्बायोटिक एसोसिएशन में आ चुके हैं विद देयर होस्ट सेल्स। एंड इसीलिए आप देखोगे कि माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में 70s राइबोसोम मिलता है, and they are somewhat semi-autonomous also. Moving ahead, 1.6 billion years ago, primitive seaweed report किए गए हैं। 1.5 बिलियन ईयर्स अगो कहा जाता है कि जो यूकैरियोट्स थे उनमें एक स्प्लिट आया, एंड उस स्प्लिट की वजह से 3 अलग अलग लीनिएजेस या मल्टीपल लीनिएजेस बनी, जिसमें एंसेस्टर्स इमर्ज हुए थे। किसके एंसेस्टर्स? प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंजाई के। एंड यहाँ से फिर आप आगे देखोगे कि जो एनिमल्स हैं एंड जो प्लांट्स हैं उनका पैरेलल एवोल्यूशन आप देखोगे। जैसे एनिमल्स में आप देखोगे 890 मिलियन ईयर्स अगो स्पॉन्जेस रिपोर्ट किए गए थे। 700 मिलियन ईयर्स अगो कहा जाता है कि लैंड प्लांट्स अपीयर्ड फॉर द फर्स्ट टाइम, यानी कि प्लांट्स भी एक कोशिश कर रहे थे कि पानी से बाहर निकल के, एक्वेटिक लाइफ से बाहर निकल के टेरेस्ट्रियल लाइफ को इनहेबिट करने का या इन्वेड करने की वो कोशिश कर रहे थे। 580 million years ago, fossils of cnidarians has been reported. 570 million years ago, echinoderms have been reported from this era, and split between invertebrates and vertebrates has been reported. तो invertebrates तो पहले से एग्जिस्ट कर रहे थे, अब वहां से एक ब्रांच निकली है अलग और वो है vertebrates। तो यहाँ से vertebrates का रास्ता खुल गया था, उनके ओरिजिन का, उनके इमर्जेंस का रास्ता यहाँ से बन रहा था। एंड सब्सिक्वेंटली आप देखोगे 540 मिलियन ईयर्स अगो प्रिमिटिव कॉर्डेट्स इमर्ज्ड। 539 million years ago Cambrian explosion took place. Now because कभी कभी एनवायरनमेंट इतना फेवरेबल हो जाता था, बेसिकली इस टाइम पे हो क्या रहा था, जो अर्थ का एनवायरनमेंट था वो काफी फ्लक्चुएट करता रहता, कभी वो बहुत ज्यादा अनफेवरेबल हो जाता था, कभी बहुत ज्यादा फेवरेबल हो जाता था। तो जब कभी ऐसा फेवरेबल टाइम आता था तो उस टाइम पे स्पीशीज कोशिश करती थी कि जितना से ज्यादा डाइवर्सिफाई कर सके। सो वी कैन सी हियर कि कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ है। यहाँ पे एक्सप्लोजन से मतलब है अ मेजर बायोडाइवर्सिफिकेशन इवेंट्स और मल्टीपल सच इवेंट्स हैड टेकन प्लेस एट दिस टाइम, एंड बिकॉज ये कैम्ब्रियन पीरियड के टाइम पे हुआ था इसलिए इसको कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन कहते हैं। Then 530 to 520 million years ago, first true vertebrates appeared. तो जो आप देख सकते हो यहाँ पे split हुआ था 570 million years ago, अब वो जाकर के true vertebrates appear हो गए। 515 million years ago, land plants report किए गए हैं, and because land plants, अब plants ने भी terrestrial हैबिटेट को पूरी तरीके से इनहिबिट करना स्टार्ट कर दिया है, सो दैट्स व्हाई उन्होंने सपोर्ट किया टेरेस्ट्रियल एनिमल्स को, एंड दैट्स व्हाई 500 मिलियन इयर्स अगो टेरेस्ट्रियल एनिमल्स हैव बीन रिपोर्टेड फ्रॉम दिस टाइम। 489 million years ago, the Great Ordovician Biodiversification Event, also known as GOB, took place, and Cambrian explosion के बाद ये दूसरा major biodiversification event था, and because of the favorable conditions, the pre-existing marine life could further diversify. Then 485 to 443 million years ago,
The non-vascular spore-producing land plants emerged or they are said to have existed. And this indicates towards bryophytes. Because before this, plant life was generally represented through algae. Algae exist करते थे, ऐसा कहा जाता है इससे पहले. But after this, you can say कि हाँ bryophytes का भी existence कहीं ना कहीं आ गया है. And जो plants हैं वो कहीं try कर रहे हैं to inhabit the terrestrial habitat. And later, around 443 to 419 million years ago, we have the vascular plants. So this indicates towards primitive ferns and pteridophytes कि अब वो भी आ रहे हैं जिनमें vascular system developed था so that they can survive on the terrestrial habitat independently without any nearby water body support. क्योंकि bryophytes को तो water bodies का या water का बहुत ज्यादा support चाहिए होता था, but वो चीज हम देखेंगे कि आगे नहीं जरूरत पड़ती है. 450 million years ago the fish split. एंड जो ये फिश स्प्लिट हुआ था जनरली दो ब्रांचेस निकली थी, एक थी कार्टिलेजिनस फिशेस की एंड देन बोनी फिशेस. नाउ 440 million years ago a major event took place, and in this major event what happened, the first mass extinction took place in which 85% shallow marine species wiped out. Now because of Earth's fluctuating environmental condition, अर्थ का जो environment था वो कभी भी एक जैसा stable नहीं रहता था, वो fluctuate होता रहता था, कभी बहुत ज्यादा harsh unfavorable हो जाता था, कभी favorable हो जाता था. एंड ये पहला ऐसा टाइम था जब इतना ज्यादा चीजें unfavorable हो गई कि 85% species were wiped out, and this is the first mass extinction event, जिसको आप geological time scale में देखोगे तो it occurred during the late Ordovician period. Next, 375 million years ago, tetrapods, ancestors of amphibians, reptiles, birds and mammals emerged. तो यहाँ से कहीं ना कहीं आपका एक नया पाथ खुल जाता है लाइफ में, जो ट्री ऑफ लाइफ है, एंड दैट इज एम्फीबियंस, रेप्टाइल्स, बर्ड्स एंड मैमल्स अब फ्यूचर में आ सकते हैं बिकॉज उनके एंसेस्टर्स टेट्रापॉड्स आ चुके हैं. 370 million years ago, the second major mass extinction event took place, एंड जिसमें क्या हुआ था कि मरीन स्पीशीज लाइक रीफ कोरल्स एंड बोनी आर्मर्ड फिशेस वेयर वर्स्ट हिट. इनको बहुत ज्यादा एक्सटिंक्शन फेस करना पड़ा था, एंड दिस टुक प्लेस ड्यूरिंग द लेट डेवोनियन पीरियड. Moving ahead, 358 million years ago, gymnosperms, the primitive conifers, appeared. So अब यहाँ पे आपके जिम्नोस्पर्म्स आ चुके हैं. These are the seed plants. इससे पहले वाले जितने प्लांट्स थे वो सब क्रिप्टोगैम्स होते हैं, चाहे वो आपके एल्गी हो, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स, so they don't produce seeds. यहाँ पे सीड प्लांट्स आ चुके हैं in the form of primitive conifers. 299 million years ago we have the evolution of advanced conifers, cycads and ginkgos, ये सब अपीयर कर जाते हैं. Again, another mass extinction took place, and this time it is known as the great dying, क्योंकि कोई छोटा मोटा extinction event नहीं था. 96% marine species and 70% land species were wiped out, and ये हुआ था because of global warming which was followed by volcanic eruptions. तो ये सारी चीजों ने इतना ज्यादा harsh और unfavorable condition कर दिया था अर्थ के ऊपर कि इतना बड़ा मास एक्सटिंक्शन हुआ था, जो कि आप देखोगे जियोलॉजिकल टाइम स्केल में, इट वाज ड्यूरिंग द लेट पर्मियन पीरियड. देन अराउंड 200 million years ago we had the fourth major mass extinction, जो कि लेट ट्रायसिक पीरियड में हुआ था. एंड इसमें जो जॉलेस मरीन वर्टिब्रेट्स थे, दे वर द वर्स्ट हिट, उनको बहुत ज्यादा एक्सटिंक्शन फेस करना पड़ा था. After the major mass extinction event in the late Triassic period, जो डायनासोर्स थे उन्होंने पूरे अर्थ को डोमिनेट कर लिया था, एंड दैट्स व्हाई जुरासिक पीरियड में आप देखते हो ट्राइसिक के बाद जुरासिक पीरियड ही आता है, उस टाइम पे पूरे डायनासोर्स आपके डोमिनेट करते हैं अर्थ को अंटिल द क्रिटेशियस पीरियड. 105 to 85 million years ago you can see कि placental mammals split into 4 major groups. तो आपके जो placental mammals थे उनका ऐसे split हो जाता है into 4 groups, जिसमें से जो पहला ग्रुप होता है वो hoofed mammals, whales, bats and dogs का होता है. जो second होता है वो primates, rodents and others. थर्ड जो ग्रुप होता है that branched into anteaters, armadillos, और fourth group consisted of elephants, aardvarks. Now,
At this time, conifers were dominating the landscape and flowering plants were also beginning to appear. 75 million years ago, you can see कि ये जो second group था आपका primates और rodents का, इसमें further एक split आता है. एक जाता है primates की तरफ और दूसरा rodents. So यहाँ पे फिर एक split आता है. 70 million years ago, grasses evolved. तो कहीं ना कहीं अब एंजियोस्पर्म में भी स्पेसिफिकली मोनोकॉट्स इवॉल्व करने लगे थे. Conifers were dominating the colder climate while angiosperms dominated the tropical climate. 66 million years ago, the fifth major mass extinction took place, which was at the verge of Cretaceous and Tertiary. Cretaceous period आपका एक दूसरे एरा को बिलोंग करता है एंड टर्शरी एक दूसरे एरा को. ये आता है आपका मीजोजोइक एरा से एंड टर्शरी आता है सीनोजोइक एरा से. तो इनके बीच में जो बॉर्डर लाइन थी, यहाँ पे आपका फिफ्थ मेजर मास एक्सटिंक्शन हुआ था जिसमें डायनासोर्स एक्सटिंक्ट हो गए थे और लैंड प्लांट्स को भी काफी लॉस सफर करना पड़ा था. 30 million years ago, the grasses were flourishing and this led to the formation of open grasslands. बिकॉज फॉरेस्ट सब ज्यादा आपके डिसइंटीग्रेट हो रहे थे और ओपन ग्रासलैंड्स इमर्ज हो रही थी. 2.8 million years ago, genus Homo appeared. एंड यहाँ से फिर आपके जो अलग अलग होमो स्पीशीज थी, हमारे एंसेस्टर्स थे, वो आए और फिर कॉन्सिक्वेंटली होमो सैपियंस आए थे. 13,000 years ago, the earliest cultivation of wheat and barley has been reported. And 11,000 years ago around आपका age of human beings started. यानी human beings ने because they started cultivating, उन्होंने एक stable society establish कर ली थी and because of their huge brain capacity and huge brain power, वो start करना लगे थे world को dominate करने में. So this is the age of humans which is currently going on. तो इस तरीके से हमने अर्थ के इवेंट्स को डिस्कस. एज यू हैव सीन, अर्थ की जो हिस्ट्री है वो काफी ज्यादा इलेबरेट है, बहुत बड़ी है, बिकॉज इट स्पैन्स अ टाइम पीरियड ऑफ 4.5 बिलियन ईयर्स. तो इतनी बड़ी हिस्ट्री को ऐसे क्रोनोलॉजिकल मैनर में पढ़ना और समझाना बहुत मुश्किल हो जाता है. इसीलिए जियोलॉजिकल टाइम स्केल को डिजाइन किया गया था. एंड जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम डिस्कस करें उससे पहले उसका बेसिक फ्रेमवर्क हमारे लिए समझ लेना बहुत जरूरी है. सो जियोलॉजिकल टाइम स्केल में जितना भी टाइम है 4.5 बिलियन ईयर्स का, ये जो टाइम स्पैन है, इसको डिवाइड किया गया है फर्स्ट ऑफ ऑल इनटू इयॉन्स. एंड एक इयॉन बोला जाता है कि मोर देन हाफ बिलियन ईयर्स को वो कवर करता है, नॉट लेस देन दैट. एंड इयॉन फिर फर्दर डिवाइड होते हैं इनटू एराज एंड एराज में मोर देन 100 मिलियन ईयर्स का टाइम वो कवर करते हैं. देन वन एरा इज डिवाइडेड इनटू सेवरल पीरियड्स, उसमें कुछ ईयर्स आते हैं एंड फिर हर एक पीरियड को ऐसे इपॉक्स में डिवाइड किया गया है सो दैट हमारे लिए ये इंडिकेट करना इजली हो जाए कि हाँ ये पर्टिकुलर इवेंट इस एपॉक में हुआ है, वो इस पीरियड को बिलोंग करता है एंड फर्दर वो किस एरा एंड ईऑन को बिलोंग करता है, सो दैट वी कैन इजिली सब डिवाइड दोस 4.5 बिलियन ईयर्स इनटू प्रॉपर सिस्टमैटिक इवेंट्स. तो यहाँ पर एक पूरी पिक्चर है आपके सामने जियोलॉजिकल टाइम स्केल की. सबसे पहले इयॉन मेंशन किए गए हैं यहाँ पे, देन उसके बाद एरा, देन पीरियड्स एंड देन इपॉक्स. स्टार्टिंग विद द बेस, यहाँ से अर्थ की हिस्ट्री स्टार्ट होती है. जो ये बेस लाइन है इस डायग्राम का, ये स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन का, ये जो बेस लाइन है ये आपके अर्थ का ओरिजिन बताता है. एंड ये जो इसका टॉप मोस्ट पार्ट है ये अर्थ की प्रेजेंट सिचुएशन को बताता है या प्रेजेंट टाइम जो चल रहा है उसको बताता है. Now, अगर आपको जियोलॉजिकल टाइम स्केल याद करने में मुश्किल होती हो या बार बार याद करते हो और भूल जाते हो, तो मैंने अपने ही चैनल पे एक इसकी ट्रिक वीडियो डाल रखी है जिसमें इजी कुछ लॉजिकल या ऐसे कुछ भी से ट्रिक बना के मैंने आपको बताया है कि कैसे जियोलॉजिकल टाइम स्केल को आप याद रख सकते हो सो दैट जो सीक्वेंशियल मैनर में एराज और पीरियड्स हैं वो आप भूलो नहीं कि कौन सा किसके बाद आया है. अब इसी जियोलॉजिकल टाइम स्केल को हम डिस्कस करेंगे. तो हमारा जो स्टार्टिंग होगा इसका,
वो होगा हेडियन से, हेडियन इयन से, then we'll move on to the Archean eon, then Proterozoic eon. ना इनको कलेक्टिवली कैम्ब्रियन भी कहते हैं, प्री कैम्ब्रियन एरा भी कहते हैं। क्यों इसे प्री कैम्ब्रियन एरा कहते हैं? क्योंकि जो कैम्ब्रियन पीरियड है, जब कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन हुआ था, उससे पहले का ये सारा टाइम पीरियड स्पैन जो है उसको प्री कैम्ब्रियन कहते हैं। एंड इस प्री कैम्ब्रियन में आपके 3 इयॉन्स आते हैं, हेडियन, आर्कियन एंड प्रोटेरोजोइक। उसके बाद आपका एक है जो ये फेनेरोजोइक इयॉन, ये डिवाइडेड है इनटू 3 एराज, जिसमें से सबसे पुराना है पेलियोजोइक एरा, फॉलोड बाय मीजोजोइक एंड अभी रिसेंट का चल रहा है सीनोजोइक एरा। This Paleozoic era is further divided into these many periods, beginning from Cambrian to Ordovician, followed by Silurian, Devonian, then Carboniferous, जिसमें 2 सब periods होते हैं, Mississippian and Pennsylvanian, और लास्ट में परमियन हो जाता है। इसके बाद मीजोजोइक एरा स्टार्ट होता है, जिसमें आपका ट्राइजिक पीरियड है, देन यू हैव जुरासिक पीरियड एंड देन यू हैव दिस क्रिटेशियस पीरियड। एंड लास्ट में आपका सीनोजोइक एरा आता है। सीनोजोइक एरा में आपके 2 पीरियड्स हैं, टर्शियरी, दिस इज टर्शियरी नॉट टर्शियरी, टर्शियरी पीरियड, जिसमें नियोजीन एंड पेलियोजीन सब पीरियड्स हैं। देन यू हैव क्वार्टरनरी पीरियड एंड इसमें फर्दर इपॉक्स हैं। तो टर्शियरी में जो इपॉक है वो स्टार्ट होता है पहले पेलियोसीन से, देन यू हैव इयोसीन, देन यू हैव ओलाइकोसीन। ये तीनों एपॉक्स आते हैं पेलियोजीन सब पीरियड में। और फिर है मियोसीन एंड प्लियोसीन जो आते हैं नियोजीन में। देन क्वार्टरनरी में 2 इपॉक्स है, प्लिस्टोसीन और होलोसीन। तो अभी जो चल रहा है वो होलोसीन एपॉक चल रहा है, द मोस्ट रीसेंट। ओके, सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ योर जियोलॉजिकल टाइम स्केल। अब हम एक एक एरा को या पीरियड को डिटेल में डिस्कस करते हैं। सो बिगिनिंग विद द हेडियन इयन, एडियन इयन में आपका अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था यानी 4.5 बिलियन ईयर्स अगो या 4550 मिलियन ईयर्स अगो, आप चाहे बिलियंस में लिखो चाहे मिलियंस में, इस टाइम पे अर्थ फॉर्म हुई थी। ये आपका हेडियन इयन है ना। एकदम से जब अर्थ फॉर्म हुई तो ऐसा सिचुएशन तो नहीं था कि साथ में लाइफ भी आ गई। लाइफ को आने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, थोड़ा क्या काफी टाइम लगा है। इसके बाद आप देखोगे 3800 मिलियन ईयर्स अगो आपका जब आर्कियन इयन शुरू हुआ है, तब ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है। एंड इसके कुछ एराज हैं ना। अगर आपको डिटेल में जियोलॉजिकल टाइम स्केल पढ़नी है तो आप इन एराज पे जा सकते हो। अदरवाइज आप सिर्फ इतना भी ध्यान अगर रख लो कि आर्कियन के टाइम पे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ था, दैट इज ऑल्सो फाइन। एंड ये जो आर्कियन आपका इयन चला है वो 3800 मिलियन ईयर्स से लेकर के 2550 मिलियन ईयर्स तक आपका ये चला। ये पूरा टाइम फ्रेम जो इनके बीच का है वो आपका आर्कियन इयन है। एंड इस टाइम पे आपका ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ है। एंड स्लोली स्लोली अर्ली बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, जिनको उस टाइम पे स्ट्रोमेटोलाइट्स कहते थे, ये एग्जिस्टेंस में आते हैं, यानी कि प्रिमिटिव लाइफ जो है वो आपकी एग्जिस्टेंस में आती है। देन मूविंग अहेड, इसके बाद जो है आपका इयन वो है प्रोटेरोजोइक इयन। इसमें कुछ इसके एराज हैं। आई एम नॉट गोइंग इनटू द डिटेल्स ऑफ दीज एराज, फिर वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड बना देता है जियोलॉजिकल टाइम स्केल को। इसमें सिंपली आप देखो 2 मेजर इवेंट्स हैं यहाँ पे। सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, यानी कि पहले जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स थे, ये बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी, उससे बढ़ के आपका, बिकॉज इन्होंने फिर कॉलोनी फॉर्मेशन की थी एंड कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ कॉलोनीज ऐसे इमर्ज हो गई इनटू मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, ऐसा हाइपोथेसिस माना जाता है। तो यहाँ पे आपके सिंपल मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स इमर्ज करते हैं या उनका ओरिजिन होता है। आफ्टरवर्ड्स आपको कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स देखने को मिलते हैं ना। ये इवेंट्स काफी कम लग सकते हैं आपको, बट आप देखो गैप कितना है यहाँ पे टाइम के बीच में। 4550 के बाद 3800, उसके बाद 2550 और अब 570 मिलियन ईयर्स अगो ये हुआ है। इतना आपका जो ये टाइम फ्रेम है ना,
कहा जाता है कि अर्थ की हिस्ट्री का ये 88% टाइम फ्रेम है, पूरा टाइम स्पैन ये कवर कर लेता है, यानी इसके बाद अब बहुत कम ही रह जाता है आपका, ऑलमोस्ट 12% ही बस रह जाता है टाइम स्पैन। तो इसमें जो भी मेजर इवेंट्स थे वो हमने डिस्कस करे। नाउ मूविंग अहेड, अब जब हमने यहाँ पे हेडियन डिस्कस कर लिया कि हेडियन में कैसे अर्थ का फॉर्मेशन हुआ, आर्कियन में कैसे ओरिजिन ऑफ लाइफ हुआ, देन अर्ली बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गी और फिर प्रोटेरोजोइक में आपके मल्टी सेलुलर फॉर्म्स आए फ्रॉम सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। अब हमारा सिर्फ और सिर्फ फोकस रहेगा वो है फेनेरोजोइक इयॉन पे, एंड हम फेनेरोजोइक इयॉन में एक एक करके उसके एरास को स्टडी करेंगे एंड उनके रिस्पेक्टिव पीरियड्स एंड एपॉक्स को देखेंगे। तो फेनेरोजोइक इयॉन का पहला एरा जो है वो है पेलियोजोइक एरा, तो हम पेलियोजोइक एरा को देखते हैं। एंड पेलियो वर्ड मींस एंशिएंट, तो ये सबसे पुराना हो जाता है, दैट्स व्हाई इट्स द मोस्ट एंशिएंट एरा ऑफ द फेनेरोजोइक इयॉन। एंड इसका जो सबसे पहला पीरियड है वो है कैम्ब्रियन पीरियड, एंड ये 570 मिलियन ईयर्स अगो ये स्टार्ट हुआ था। एंड इस टाइम पे रिपोर्ट किए गए थे अर्ली शेल्ड ऑर्गेनिजम्स। इस टाइम पे ट्राइलोबाइट्स थे, वो मैक्सिमम अपने पीक पे थे, उनका पॉपुलेशन, उन्होंने डोमिनेट कर रखा था मरीन लाइफ को। एंड इस टाइम पे हुआ था कैम्ब्रियन एक्सप्लोजन, ये अभी हम डिस्कस करके आए कि अर्थ पे ऐसे फेवरेबल कंडीशंस थी कि जो हमारी मरीन लाइफ थी दैट वाज डाइवर्सिफाइंग इनटू मोर नंबर ऑफ स्पीशीज, एक तरीके से एवोल्यूशन हो रहा था, इमर्जेंस हो रहा था न्यू स्पीशीज का। तो यहाँ पे ये जो मैंने बनाया है दिस रिप्रेजेंट्स द इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स, की इस टाइम पे आपके इनवर्टिब्रेट ऑर्गेनिजम्स अपने मैक्स सिचुएशन या मैक्स कंडीशन में थे अर्थ के ऊपर। उसके बाद जब हम आगे बढ़ते हैं हमारा ऑर्डोविशियन पीरियड स्टार्ट होता है 505 मिलियन ईयर्स अगो, एंड इस टाइम पे आपके सिफलोपॉड्स थे, ब्रैंकियोपॉड्स थे, एंड सम प्रिमिटिव फिशेस हैव आल्सो बीन रिपोर्टेड फ्रॉम दिस पीरियड। Now, at the border of Ordovician and Silurian, that means late Ordovician में आपका हुआ है पहला मास एक्सटिंक्शन, जिसमें 86% स्पीशीज आपकी वाइप आउट हो गई थी। तो ये फर्स्ट मास एक्सटिंक्शन इवेंट था। उसके बाद आपका सिलूरियन पीरियड आता है। सिलूरियन पीरियड में आपके फर्स्ट लैंड प्लांट्स इमर्ज होते हैं, यानी कि प्लांट्स वाटर से बाहर निकलकर, एक्वेटिक लाइफ से बाहर निकलकर टेरेस्ट्रियल हैबिटेट को भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। सेलूरियन के बाद 408 मिलियन ईयर्स अगो आपका डेवोनियन पीरियड स्टार्ट होता है, एंड डेवोनियन पीरियड में आपके फर्स्ट सीड प्लांट्स आते हैं, यानी कहीं ना कहीं जिम्नोस्पर्म, हमें प्रिमिटिव जिम्नोस्पर्म्स का हिंट मिल रहा है। फर्स्ट एम्फीबियंस आते हैं। नाउ एम्फीबियंस ने जस्ट अभी ओरिजिन किया है, दैट मीन्स इस टाइम पे अगर कोई एनिमल ग्रुप डोमिनेंट होगा तो वो होंगी आपकी फिशेस, इसीलिए डेवोनियन को कहा जाता है एज ऑफ फिशेस। एंड डेवोनियन के ही लेट डेवोनियन में आप जब देखोगे 360 मिलियन ईयर्स अगो आपका होता है मास एक्सटिंक्शन, द सेकेंड मास एक्सटिंक्शन, जिसमें 75% स्पीशीज आपकी वाइप आउट हो जाती हैं। देन मूविंग ऑन टू द कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस पीरियड आपका दो सब पीरियड्स में डिवाइडेड है, मिसिसिपियन एंड पेंसिल्वेनियन। एंड इस टाइम पे देखोगे आप तो आपके फर्स्ट रेप्टाइल्स इमर्ज होते हैं, यानी अब रेप्टाइल्स भी आने लगे हैं पिक्चर में। एंड यहाँ पे कोल फॉर्मिंग स्वॉर्म्स बहुत ज्यादा बन रहे होते हैं अर्थ के लैंडस्केप में। एंड इन द कार्बोनिफेरस पीरियड व्हाट हैपेंस इज, बिकॉज आप देख चुके हो कि एक मास एक्सटिंक्शन पहले हो चुका है यहाँ पे डेवोनियन और कार्बोनिफेरस के बॉर्डर पे, तो यानी फिशेस कहीं ना कहीं थोड़ा सा उनमें एक डिक्लाइन आया होगा, एंड जिसकी वजह से यहाँ पे जो एम्फीबियंस इमर्ज किया था वो अब जा करके डोमिनेंट हो जाते हैं कार्बोनिफेरस में, एंड दैट्स व्हाई कार्बोनिफेरस इज नोन एज द एज ऑफ एम्फीबियंस। उसके बाद आपका आता है लास्ट परमियन पीरियड। अभी भी यहाँ पे एम्फीबियंस अच्छे से फ्लरिश कर रहे होते हैं,
बट एट द एंड ऑफ परमियन आपका मास एक्सटिंक्शन होता है विच इज द ग्रेट डाइंग, बिकॉज दिस इज द बिगेस्ट मास एक्सटिंक्शन जो आज तक अर्थ की हिस्ट्री में हुआ है। जितने भी 5 मास एक्सटिंक्शन हुए हैं उसमें से सबसे बड़ा है दिस थर्ड मास एक्सटिंक्शन, जिसमें 96% आपकी मरीन लाइफ पूरी वाइप आउट हो गई थी। तो इस तरीके से फेनेरोजोइक इयॉन के पेलियोजोइक एरा के सारे पीरियड्स हमने डिस्कस किए। उस टाइम पे कौन से मेजर बायोलॉजिकल इवेंट्स हुए थे वो भी हमने देख लिए। मूविंग अहेड, अब जो दूसरा एरा हमें डिस्कस करना है फेनेरोजोइक इयॉन का, वो है मीजोजोइक एरा, एंड इसे कहा जाता है एज ऑफ रेप्टाइल्स। बिकॉज ऑब्वियसली बात है, आपके जो मास एक्सटिंक्शन हुआ है उसके बाद एम्फीबियंस कहीं ना कहीं डिक्लाइन हुए होंगे, एंड जो रेप्टाइल्स थे उनको एक मौका मिला कि अपने आप को स्टैब्लिश कर सके। यहाँ पे कहीं ना कहीं आप देख रहे हो जो पहला पीरियड है इसका ट्राइजिक, जो 245 मिलियन ईयर्स अगो स्टार्ट हुआ था, वहां पे फर्स्ट डायनासोर्स आ रहे हैं, फर्स्ट मैमल्स आ रहे हैं। यानी रेप्टाइल्स तो बहुत सारे होते हैं बट उसमें से भी डायनासोर्स अब आ रहे हैं पिक्चर में, एंड एट द सेम टाइम मैमल्स भी आ रहे हैं। बट एट द एंड ऑफ ट्राइजिक पीरियड यू कैन सी कि एक फिर से मास एक्सटिंक्शन होता है। दिस इज द फोर्थ मास एक्सटिंक्शन, एंड इसमें 80% स्पीशीज वाइप आउट हो जाती हैं। नाउ इन स्पीशीज के वाइप आउट होने से एक फायदा ये होता है कि जो डायनासोर्स थे जो कहीं ना कहीं थोड़ा सा हार्डशिप फेस कर रहे थे खुद को स्टैब्लिश करने में, वो अपने आप को बहुत अच्छे से स्टैब्लिश कर लेते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे रीच देयर पीक ड्यूरिंग द जोरासिक पीरियड, जो कि सेकेंड पीरियड है ऑफ मीजोजोइक एरा, एंड इस टाइम पे रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स भी फ्लरिश करते हैं। मूविंग अहेड, जो लास्ट हमारा क्रिटेशियस पीरियड है मीजोजोइक एरा का, उसमें आपके फ्लावरिंग प्लांट्स आ जाते हैं, यानी कि सीड प्लांट्स तो आ ही गए थे पहले आपके पेलियोजोइक एरा में। अब यहाँ पे फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स भी कहीं ना कहीं आने लगे हैं पिक्चर में, एंड प्लासेंटल मैमल्स भी कहीं ना कहीं रिपोर्ट किए गए हैं। तो यहाँ से एक मैमल्स के लिए रास्ता खुल रहा है, आपके प्राइमेट्स के लिए, रोडेंट्स के लिए, एलिफेंट्स, वेल्स के लिए, फॉर मंकीज, एप्स एंड फर्दर ह्यूमन बींग्स के लिए, उनके लिए पूरा एक पाथ खुल रहा है यहाँ से प्लेसेंटल मैमल्स। एंड लास्ट में यहाँ क्रिटेशियस के एंड में आपका जो फिफ्थ मास एक्सटिंक्शन है, जो कि काफी माइनर था एज कम्पेयर टू अदर मास एक्सटिंक्शंस, जिसमें सिर्फ 60 to 76% ही स्पीशीज वाइप आउट हुई हैं, बट फिर भी ये काफी बड़ा था जिसकी वजह से इसे मास एक्सटिंक्शन कहा जाता है। इसमें आपके डायनासोर्स वाइप आउट हो जाते हैं, एंड दैट्स व्हाई बिकॉज डायनासोर्स हट जाते हैं तो रास्ता किसके लिए खुल जाता है, फॉर मैमल्स टू डोमिनेट द अर्थ सरफेस, एंड उसके आगे फिर आपके पर्टिकुलरली ह्यूमन बींग्स आ जाते हैं डोमिनेट करने के लिए। लास्ट एरा ऑफ द फेनेरोजोइक इयॉन इज द सीनोजोइक एरा, एंड इसमें दो पीरियड्स आते हैं, टर्शरी एंड क्वाटरनरी। दिस इज टर्शरी, नो eyes there. All right. So tertiary period is subdivided into further two sub-periods, which is Neogene and Paleogene periods. तो जो टर्शरी पीरियड है उसके स्टार्टिंग में आप देख सकते हो इट स्टार्टेड इन 66.4 मिलियन ईयर्स अगो, एंड पेलियोसीन एपॉक से ये स्टार्ट हुआ था, एंड यहाँ पे अर्ली प्राइमेट्स रिपोर्ट किए गए हैं। द प्राइमेट्स वेर आर एंसेस्टर्स ऑफ monkeys, apes and ह्यूमन बींग्स। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आपके मंकीज एंड एप्स आने लगे थे इस टाइम तक पिक्चर में। उसके बाद इट इज फॉलोड बाय इयोसीन एपॉक, ओलाइगोसीन एपॉक, विद दीज थ्री एपॉक्स बिलोंग टू द पेलियोजीन सब पीरियड, एंड लास्ट के दो एपॉक्स है मियोसीन एंड प्लियोसीन विच बिलोंग टू द नियोजीन सब पीरियड। एंड इस टाइम पे जो इवेंट हुआ है वो ये हुआ है कि जो ग्रासी इकोसिस्टम है वो आपका स्टैब्लिश होने लगता है, वो डोमिनेट करने लगता है आपके जो मोनोकॉट्स हैं एंजियोस्पर्म्स में, वो बिकॉज जो फॉरेस्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं डिक्लाइन करने लगते हैं, एंड दे आर ओवरटेकन बाय द ग्रासी इकोसिस्टम। लास्ट में आपका जो पीरियड है वो क्वाटरनरी पीरियड है, जिसमें पहला इपॉक है प्लिस्टोसीन, एंड यहाँ पे कहीं ना कहीं मॉडर्न ह्यूमंस ओरिजिन इनका होने लगा था। हमारे जो होमो
जीनस है उसका ओरिजिन होने लगा था। एंड एट द सेम टाइम एक्सटिंक्शन ऑफ लार्ज मैमल्स एंड बर्ड्स भी हुआ है, जैसे कि वुली मैमथ है जो, उसका एक्सटिंक्शन हुआ है कहीं ना कहीं यहाँ से 10-11 हजार साल पहले। देन डोडो बर्ड बर्ड थी जो एक बहुत बड़ी, उसका एक्सटिंक्शन हुआ है 17th सेंचुरी में। तो कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ऐसे लार्ज मैमल्स और बर्ड्स का एक्सटिंक्शन भी होने लगा है। ये आपका होलोसीन एपॉक है जो अभी रिसेंट में चल रहा है, दिस इज द रीसेंट टाइम। एंड सीनोजोइक एरा को एज ऑफ मैमल्स कहा जाता है। एंड एज यू कैन सी यहाँ पे एक ट्रांजिशन है आपके अर्ली प्राइमेट से, कैसे ये जर्नी आकर के अभी रुकी हुई है ह्यूमन बींग्स के ऊपर, और ह्यूमन बींग्स इस समय पे दे आर द डोमिनेंट स्पीशीज ऑन दी अर्थ, वो पूरे अर्थ को डोमिनेट करती है। इस तरीके से आपका जो जियोलॉजिकल so yeah, this is the reassembled picture of the geological time scale. आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करिएगा। दैट्स इट फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू, कीप लर्निंग एंड कीप रिवाइजिंग।